नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेंडा। मिजोरम, एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद अब सियासी दलों का चुनावी फोकस राजस्थान पर शिफ्ट हो गया है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले इस प्रदेश में कांग्रेस जहां सत्ता बचाने तो बीजेपी फिर से सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस वक्त राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। जब नेता बयानबाजी करते हैं तो सुर्खियां भी खूब बनती हैं। ऐसी ही सुर्खियां बनी पीएम मोदी के उस भाषण पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। पीएम ने यह कहते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह की तरफ इशारा किया कि कांग्रेस में राजस्थान के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर के बीच खेल चल रहा है। सीएम कुर्सी बचाना चाहते हैं तो दिल्ली वाले उन्हें कुर्सी से हटाना। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार से तिजोरी भरने का दोष भी मढ़ा है। साथ ही यह भी कहा कि राजस्थान में ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर एक के बाद एक तीखे प्रहार कर रहे हों तो कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। राहुल ने दलित और ओबीसी जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान सभी दलितों आदिवासियों को मरवा दिया गया और पीएम मोदी अकेले ओबीसी बचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से अब जानकार ये कहने लगे हैं कि क्या राजस्थान में बाकी मुद्दों की जगह फोकस हिंदुत्व, दलित, ओबीसी वाली पॉलिटिक्स पर आकर के टिक गया है। सवाल यह भी है कि बाहर से ऑल इज वेल कहने वाली कांग्रेस क्या अभी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है? अगर हां, तो ये जादूगरी और बाजीगरी कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। वार पलटवार में क्या कुछ कहा गया, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा आज इन्हीं सवालों पर करेंगे। राजस्थान का रुझान क्या है? चलो भाई, आपकी बात तो मान ली, लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब।
अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। नरेंद्र मोदी जी नया शब्द लाए, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का एक मंत्री है, एक एमएलए है, सॉरी, मध्य प्रदेश में, उसका वीडियो वायरल हुआ। आदिवासी पर वो पेशाब कर रहा है। देखा आपने? देखा है? बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर, जिसको वो वनवासी कहते हैं, उस पर पेशाब कर रहा है और उसका मित्र वीडियो ले रहा है और पूरे देश में उसको वायरल कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने देखा उसको, गुजरात के लोगों ने देखा उसको। यह है उनकी सोच। आपने कभी किसी बीजेपी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? चलो तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आज हम राजस्थान के रण पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल जादूगरी और बाजीगर वाली जो बयान दिया है उसी पर से चर्चा की हम आज शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, आपका भी मुन्ना खान साहब बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शर्मा जी आपका भी स्वागत। मुन्ना खान साहब, ये कौन सी जादूगरी और बाजीगरी है कांग्रेस के अंदर जो चल रही है राजस्थान में, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल सरल तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर मैं पहले जादूगरी की बात कर लूं तो आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता एटेचुओं में नोट भर के पूरे जयपुर घुमा करते थे ताकि मैं कांग्रेस को विधायक को तोड़ लूं, लेकिन कोई विधायक नहीं टूटा। ये आप मान सकते हो कि कहीं न कहीं वो श्री अशोक गहलोत की जादूगरी। दूसरी बात, अब अगर मैं विकास की बात करूं तो आप देखो कि कई योजनाएं उन्होंने लागू की हैं जो युवाओं के हित में है, किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, जवान के हित में है। तो विकास के माध्यम से और विकास के रास्ते से इस बार दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बार राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। इतिहास में पहली बार कोई भी दल ऐसा है जो दोबारा से सरकार बनाने में वहाँ समर्थ है। इसका आप श्रेय दे सकते हो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। युवा की बात हो, किसान की, जवान की, महिलाओं की, व्यापारियों की, किसी की भी बात लीजिए तो काम किए। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप देखिए वहाँ वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो वहाँ उस दर्जी की बात कर रहे हैं जिसके सर कलम नहीं। जादूगर जो कहा उसका तो आपने तफसील से विश्लेषण कर दिया कि जादूगर कौन है और जादूगरी वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन बाजीगरी भी हो रही है दिल्ली से, ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने, इसको भी जरा समझाइए। खैर, प्रधानमंत्री तो सभी के प्रधानमंत्री, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी अगर बातों की करूं तो बाजीगिरी, उनके कहने का ये मतलब है कि कहीं न कहीं दिल्ली से बाजीगिरी कहा जाता। दिल्ली से कोई नहीं है, वहाँ जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत जी, वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में। कोई भी अगर समस्या है तो उसका हल करने में वो खुद स्वतंत्र है। यहाँ इंटरफेयर दिल्ली से नहीं होता। हाँ, प्रधानमंत्री जी जरूर बोले होंगे क्योंकि वो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ किस तरीके से वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो कुर्सी छीनना चाहती है अशोक गहलोत की, और अशोक गहलोत कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। नहीं, दिल्ली कोई भी अशोक गहलोत का कुर्सी नहीं छीनना चाहती, क्योंकि अशोक गहलोत ही है जो दोबारा से वहाँ कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं। दिल्ली क्यों चाहेगी कि कुर्सी छीना जाए? दिल्ली तो ये चाह रही है। अब तो खैर चुनाव के बहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं, अभी तो चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मुआयने पे जी।
चलिए अब हम इस पर प्रतिक्रिया आलोक वत्स जी की ले लेते हैं। आलोक वत्स जी, वो तो कह रहे हैं मुन्ना खान साहब की इस तरीके की कोई बात नहीं है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। वो जो जादूगरी और बाजीगरी की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दरअसल उन्होंने बताया कि मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत जादूगर है, उनका जादू चल रहा है राजस्थान की जनता पर। और जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए समझ जी, ये पहला देश है, प्रदेश है, जहां पर उसके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और रैलियां निकाली थी। ये चलिए, अंत भला तो सब भला, अंत में इन्होंने कुछ पैचअप कर लिया है, लेकिन इनके यहाँ भ्रष्टाचार को उन्मुक्त कराना, बटाने का पब्लिक में काम तो इन्हीं के लोगों ने किया, वो तो हमने नहीं किया। और आज देश में बलात्कार, महिलाओं के ऊपर बलात्कार में ये नंबर 1 में है। नहीं, आलोक जी, अंदरूनी कलह पर मेरा सवाल है, अंदरूनी कलह पर मेरा सवाल है, अभी उसी पर जवाब दीजिए। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है, दिल्ली चाहती है कि कुर्सी, अब तो खैर जैसा मैंने कहा चुनावी मुहाने पर खड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली ने बहुत कोशिश करी कि अशोक गहलोत की कुर्सी जो है वो उनसे वापस ले ली जाए। लेकिन जब आप अंदरूनी कलह की बात करते हैं तो बीजेपी के भीतर भी तो अंदरूनी कलह नजर आती है लोगों को। वसुंधरा राजे के साथ किस तरीके से टसल केंद्रीय नेतृत्व का चल रहा है, ये तो हम सब भी देख रहे हैं। अपने अंदरूनी कलह के बारे में आप लोगों का क्या आकलन है? ये सब परसेप्शन समझ जी, ये आप मीडिया लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। वसुंधरा राजे ने कभी कहा कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? अब इतना तो हम लोग समझते हैं कि सार्वजनिक रूप से इस तरीके की बयानबाजी नहीं करी जाती है अशोक जी। नहीं, आलोक जी, कितने पब्लिक रैलीज में हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में वो शिरकत कर रही हैं। कहीं पर उन्होंने मना नहीं किया है, कहीं पर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लगे कि वो पार्टी के खिलाफ है। तो ऐसी चीजों के जब नहीं हो रही है और जबरदस्ती आप उसको क्रिएट कराने की कोशिश करें कि वसुंधरा राजे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पार्टी है, ये पार्टी तय करती है कि किसकी कितनी उपयुक्तता और कब तक है। चलिए सुशील, उपयुक्तता होगी उनकी उपयुक्तता अभी है ना? अब ये तो पार्टी आला कमान तय करेगा कि उनकी उपयुक्ता है या नहीं है, या वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या वो कहीं की गवर्नर बनाई जाएंगी, ये सब फैसला पार्टी। अच्छा, मतलब आलोक जी, आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम वसुंधरा राजे नहीं हो सकती हैं, वो कहीं की गवर्नर बनाई जा सकती हैं या मार्गदर्शक मंडल में जा सकती हैं? नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये कहा ये सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। हाँ। पार्टी तय करेगी कि नहीं उनको चीफ मिनिस्टर बनना है तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जी। चलिए, तो पार्टी तय करेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल ऑप्शंस आर ओपन। सुशील जी, दोनों नेताओं की बात आपने सुनी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्टी के भीतर, बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी कलह है सतह पर, भले ही उसको ढांकने की कोशिश की जा रही हो, ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हों, लेकिन ये तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रस्साकशी चली। अभी भी सीएम पद को लेकर के दोनों नेताओं की तरफ से जो बयान आए चुनाव के दौरान भी, वो भी समझा गया कि ये कलह जो है, कलेश अभी मतलब लगता नहीं कि समाप्त हुई है, और बीजेपी के अपने इश्यूज हैं। किस तरीके से आप आकलन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो हर राजनीतिक पार्टी में जो भी उभरते नेता होते हैं और एस्टेब्लिश नेता होते हैं, उन दोनों में वैचारिक मतभेद होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जमाना बदल रहा है, संसार बदल रहा है, तो फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ भी बदल रही हैं, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट बदल रही हैं, और उनको केंद्र में रखकर ही हर राजनीतिक पार्टी को, या कहा जाए कि रूलिंग पार्टी को, जनता का विकास करना होता है, देश का विकास करना होता है, राज्य का विकास करना होता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी वैचारिक मतभेद थे, वो कुछ दिन पहले आपके चैनल पर जब चर्चा हुई थी, रात को 3 बजे तक नड्डा साहब भी थे और सारे सीनियर फंक्शनरी थी, विजय राजे थी, में वो बताया गया कि सारे मतभेद सुलझा लिए गए।
तो ये तो रहा बीजेपी का। और अगर आप कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में जो हमारे पार्टी पैनलिस्ट मुन्ना खान जी ने कहा कि माननीय यशस्वी राज्य चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हो रहा है, तो एक तो इन्होंने मतभेद यहाँ जाहिर कर दिया कि अभी तक जितने पैनलिस्ट होते थे वो केंद्रीय नेतृत्व का ही नाम लेते थे कि राहुल जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, सोनिया जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो ये पहली बार एक डेविएशन दिखाई दिया कि स्टेट लेवल पे प्रवक्ता भी सीएम साहब का नाम लेकर उनको बोल रहे हैं कि उनके राज्य में ऐसा हो रहा है। तो एक ही बड़ा डेविएशन मुझे दिखाई दिया। दूसरा, ये वही प्रदेश है जहां जो बाजीगरी सीएम साहब की, गहलोत साहब की थी कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी का नेता अध्यक्ष चुनने की बात आई तो वो अध्यक्ष भी बन गए, और जब उनसे कहा गया कि आप पद छोड़ दे चीफ मिनिस्टर का तो उन्होंने अध्यक्ष को लात मार दी। तो अब देखें कि कितना बड़ा उनकी बाजीगरी थी कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप उन्होंने बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब असल में बात आई कि कहां से कमाई होनी है, लाभ का पद कौन सा है, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष मुझे नहीं चाहिए, आप अध्यक्ष किसी और को बना दें। और यही सीएम साहब हैं, गहलोत साहब, जिन्होंने कहा था सचिन पायलट को ये तो नाकारा निकम्मा लड़का है, आवारा लड़का है, इसके बस की कुछ नहीं है। और वही फिर जब उन्हीं के खिलाफ धरने पर भी बैठे। तो ये सारी बातें हैं जो अब जनता जी, मतलब इसको इसी तरीके से समझा जाए ना कि पार्टियां भले ही ये कहती रहें कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन कलह कलेश जो है वो पार्टियों के भीतर है और जनता भी इनको समझती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल राहुल गांधी अपनी हर रैली में दलित और ओबीसी का विषय जो है वो बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, इसलिए ये इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि क्या कांग्रेस का फोकस अब दलित और ओबीसी जो कार्ड है उस पर हो गया है। मुन्ना खान जी, क्या हर बार जिस तरीके से दलितों का और ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, जातिगत जनगणना नहीं हुई तो देश में विकास नहीं हुआ, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोविड में जिस तरीके से थालियां बजवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्होंने आदिवासियों को, ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों को मरवा डाला, मतलब हर चीज में क्या सिर्फ दलित और आदिवासी ओबीसी ही दिख रहे हैं अब कांग्रेस को? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? चलिए, मुन्ना खान जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आलोक जी, आपको क्या लगता है, हर बार हर एक विषय को दलित, ओबीसी, आदिवासियों से जोड़ करके जिस तरीके से राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, बीजेपी किस तरीके से समझती है इसको? अमर जी, एक चीज बता दूं, कांग्रेस के पास कोई ग्राउंड नहीं है नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए, ठीक है, सबसे पहली बात। तो ये लोग सनातनी एक हो चुके हैं, उसको तोड़ने की कवायद में कभी ये रामचरितमानस पढ़वाते हैं, कभी ये हिंदू सनातन धर्म को कोरोना कहलवाते हैं, हैजा से कहलवाते हैं, प्लेग कहलवाते हैं, कभी ये चौपाइयों पर उंगली उठाते हैं, कभी ये हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं मानने की बात करते हैं। तो ये सारी कवायद है कि कैसे हिंदू में से वोट बैंक को तोड़ा जाए। उसी कवायद में ये नया ओबीसी का नारा इन्होंने दे दिया और जातिगत जनगणना की। 60 वर्ष के अपने रेजिम में क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा के? आलोक जी, वो बयान आपने राहुल गांधी का सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि थालियां बजवाई, तब जो जितने भी ओबीसी हैं, दलित हैं, उनको मरवा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट टेकन सीरियसली बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया। पब्लिक उनको सीरियस लेती नहीं है, वो हल्के नेता में गिने जाते हैं, कभी आलू से सोना निकालने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो कभी लीटर में आटा गिनने लगते हैं, आटा खोलने लगते हैं। तो ये सब चीजें उनकी सब विदित है। और दूसरी चीज, आज इनका ओबीसी प्रेम जग गया है। जब हमने औरतों
औरतों का बिल पास करा दिया हमने, महिला आरक्षण का बिल पास करा दिया। तब उस दिन से ये ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात करने लगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं और अपने कांग्रेस के दोस्त मुन्ना भाई से कि जिस समय इनका ये बिल आया था जो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में फंस गया, तो क्या उसमें ओबीसी का प्रावधान दिया था इन्होंने? तो अपने मुन्ना खान जी चलिए जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, क्या बांटो और राज करो, ये जी 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 खुद बिल लेके आए तो उसमें प्रावधान नहीं था ओबीसी का, और जब हमने पास करा दिया तो उसमें ओबीसी का प्रावधान ढूंढ रहे हैं। चलिए मुन्ना खान जी से जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, क्या बांटो और राज करो वाली सोच के साथ कांग्रेस चल रही है, इसीलिए बार बार ओबीसी का जो मुद्दा है वो हर चीज के साथ जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, देखिए राहुल गांधी के जो सवाल थे वो बांटो और राज करो के नहीं, ये नीति कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में ही नहीं। ओबीसी का मुद्दा, SC/ST का मुद्दा बार बार इनके लिए हमारे राष्ट्रीय नेता उठा रहे। तो आपने आरक्षण दिया तो उसमें ओबीसी की कोटे कितने हैं? वो तो सीधा कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज पूरे देश के आज सरकार को सिर्फ 90 सचिव चला रहे हैं। 90 सचिवों में 3 ही दलित और ओबीसी समाज के क्यों है? ये तो सवाल है। अगर आप 90 सचिव और 3 दलित ओबीसी से हैं, उसमें 1 दलित है 2 ओबीसी है, तो यही तो कह रहे हैं कि पूरे देश चलाने में सिर्फ 5% हिस्सेदारी दलित, ओबीसी, SC और ST की क्यों है? आप ये बताएं। नहीं तो मुन्ना खान जी, जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं, भाई कोविड में तो हमने देखा हर वर्ग हर समुदाय के लोगों की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, फिर ये क्यों कहना कि भाई थाली बजवा करके दलितों और आदिवासियों और ओबीसी समुदाय के लोगों को मरवा डाला गया? ये इस बयानबाजी का क्या मतलब है? नहीं, इसलिए कहा गया कोविड के दौरान आपने देखा ना कि किस तरीके से बगैर बताए हुए लॉकडाउन किया गया। कई लाख मजदूर हमारे दिल्ली से चलकर तो उससे तो सभी प्रभावित हुए ना? नहीं, ये सरकार की गलत नीति के वजह से प्रभावित हुए। तो उससे तो हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए ना मुन्ना खान जी। आप उसको एक खास वर्ग के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ सुशील जी, आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कई देशों में लॉकडाउन लगे लेकिन 3 दिन पहले सूचना दी जाती है, लेकिन सरकार के गलत नीतियों की वजह से जो मजदूरों की जान गई, जो अबला लोगों की जान गई। आप बताइए, ऑक्सीजन नहीं मिलने पे 54 लाख लोगों की जान गई और 54 लाख हेक्टेयर ऑक्सीजन विदेशों में बेचा जाता है सरकार नहीं। तो ये जो संख्या आप बता रहे हैं लोगों की मृत्यु हुई, क्या उस पर कोई आंकड़ा भी आपके पास है कि उसमें ओबीसी और दलित समुदाय के कितने लोग थे? बिल्कुल बता रहा हूँ, 54 लाख लोगों की जान गई, जिसमें लगभग 36 लाख टोटल आंकड़ा ये है कि ओबीसी और दलित से थे। कहाँ से ये आंकड़ा प्राप्त हुआ आपको मुन्ना खान जी? WHO का आंकड़ा है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। अच्छा। आलोक वर्दी हमारे पुराने मित्र हैं। हाँ। ये चाहे तो हमारा ऑन रिकॉर्ड कर ले, अगर आंकड़ा मेरा गलत है हाँ। तो ये हम पे FIR करवा सकते हैं, नहीं अगर सही है तो ये जवाब दे। क्या आज बताइए, आज ये ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। इसी ओबीसी और दलित को उत्तर प्रदेश में आज मंदिरों में पूजा करने की इजाजत नहीं है। स्वर्ण समाज के मोहल्ले से उसकी बारात नहीं गुजर सकती, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। मध्य प्रदेश में इन्हीं दलित ओबीसी पे पेशाब किए जाते हैं, मन खिलाया जाता है। क्या शर्म नहीं आती? अभी ओबीसी और दलित की बात चुनाव के दौरान आप करते हो? जब सरकार आपकी होती तो आप खामोश साधे रहते। तो शिवराज सिंह चौहान के राज्य शासनकाल में क्या हुआ दलित का हाल? अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में क्या हो रहा है दलितों का हाल? कितने दलित वहाँ पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कितने ओबीसी पे अत्याचार हो रहा है। आज एक ओबीसी जो केशव प्रसाद मौर्य, आप उसको आपने नहीं तो राजस्थान के लिए भी इसी तरीके की बातें मुन्ना खान जी करी जा रही हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से आप अगर चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल ब्रेक पर जाने से पहले सुशील जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुशील जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा आपसे आपके निवेदन है कि आप मुन्ना खान जी को 1 मिनट का 2 मिनट का समय दें और वो ये बताएं, कैमरे पर दिखाएं कि जो उनकी सोर्स है न्यूज का कि 54 लाख लोगों की मौत हुई कोरोना काल के दौरान, वो क्या सोर्स है? क्योंकि मेरा ये नहीं, वो सोर्स बता रहे हैं। निवेदन है कि आप वो सोर्स मुन्ना खान जी झूठी न्यूज फैलाने का। मुन्ना खान जी सोर्स बताइए। चलिए मैं सुशील जी सोर्स जान लेता हूँ, सोर्स जान लेता हूँ सुशील जी। मुन्ना खान जी सोर्स आप
हाँ, ढूंढ लेंगे। आप उस संस्था का नाम बता रहे थे ना, वो जिस संस्था ने आंकड़े जारी किए थे। हाँ, किस सन में कौन सी रिपोर्ट है, किस पेज पर है वो रिपोर्ट में क्या डेटा है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, मोना खान जी, और वो जवाब उन्होंने दीजिए। डेटा लिया है वो कहाँ से लिया जी है? सुशील जी जवाब दे रहे हैं। ये सुशील जी राजनीतिक विश्लेषक कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे आप उस संस्था का नाम पहले बता दीजिए ना, बिल्कुल, फिर इस तरीके की टिप्पणी करिएगा। ये रिपोर्ट किस सन में आई है, किस डे को रिलीज हुई है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, रेफरेंस क्या है? जी जी यहाँ पर जवाब ले लेता हूँ सुशील जी। सुशील जी जवाब ले लेता हूँ। खराब ना करें। हाँ। सुन तो ले मित्र हमारे, जी अरे सुशील जी मित्र हमारे सुन तो ले। SOL संस्था है जो कलकत्ता में रजिस्टर्ड है। आप चाहे तो मैं आपके नंबर पे आपके मेल पे मेल कर सकता हूँ। नहीं मुझे मत झूठ दिखाएं, बोलने का आप काम कैमरे को कांग्रेस दिखा पार्टी के दें, कार्यकर्ता नहीं जो करते, रिपोर्ट प्रवक्ता नहीं पब्लिश हुई करते। है, चलिए उस ठीक है। रिपोर्ट का जो वेबसाइट लिंक नहीं है, नहीं, या ये जो मुझे रिपोर्ट का भारतीय जो जनता टाइटल पार्टी है, की जो चाटुकारिता राइटर है, आप बंद करें। वो निष्पक्ष दिखा दें आपको आप। राजनीतिक विश्लेषक मेरे को आपसे निष्पक्ष विनम्र बात निवेदन करें। है कि चैनल पर मैं बैठकर नहीं, सूचना बहुत फैलाएं। सम्मान करता भारत हूं, देश जो मैं आदर तरक्की के कर साथ कह रहा रहा है उसकी तरक्की में लाल रंग ना पोते। आप देखिए कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट किया कोरोना का वो भारत सरकार ने किया। अरे सर मानिए झूठ बोल रहे हैं। कैसे बेस्ट मैनेजमेंट था? पूरी 54 लाख लोगों की जान चली कोरोना गई। वैक्सीन चलिए ठीक है। ठीक है। दरअसल 54 लाख हेक्टेयर टन चलिए आपने अब आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हैं। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, इस चर्चा के अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी दरअसल इन 5 चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा भी अपने स्तर पर उठा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते हुए यही कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल सनातन विरोधी है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि राजस्थान में ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल है। आलोक जी, ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री ने कि राजस्थान में ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल है? क्यों ऐसा लगता बीजेपी को? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वो अक्षरशः सत्य है कि जितने मस्जिद मंदिर तोड़े गए गहलोत जी के राज में वो पूरे देश में देखा है, और जिस तरीके से सनातनियों का वहां पे निशंस हत्या हुई और सरकार मूक दर्शक बनी रही, ये सब द्योतक है कि वहाँ अराजकता है, वहाँ कानून का राज नहीं है, और इस कारण से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी मजहब का, अपने हिंदुत्व का इजहार नहीं कर सकता है। उन्होंने दबा कुचल कर रखा है हिंदू के सेंटिमेंट को, तो उसी बात को प्रधानमंत्री ने उजागर किया है। और औरत के रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में ये हिंदुस्तान में सबसे ऊपर रेटिंग पे है। अब मुन्ना भाई ने जो भी आंकड़े पेश किए हैं उसका वो बिल्कुल तथ्यहीन है। ऐसी कोई सी संस्था ने इस तरीके का कोई भी रिपोर्ट नहीं जारी किया है जिसको लेकर ये नेशनल टेलीविजन पर बता रहे हैं। इसलिए इस बातों को कृपया नेशनल टेलीविजन पर कम से कम कांग्रेस को बदनाम न करें। हम लोग भी थोड़ा बहुत आंकड़े इकट्ठा करके सब चैनल पे आते हैं। अगर किसी चीज के बारे में नहीं मालूम होता है तो चुप रह जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा आंकड़ा किसी फर्जी नाम से नहीं पेश कर देते हैं। WHO एक बहुत बड़ी संस्था है। मुन्ना खान जी, आलोक जी जो आरोप लगा रहे हैं इस पर भी आप जवाब दीजिए, और जो सवाल मेरा आलोक जी से था उसके बाद अब आपसे भी वही सवाल है कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों लगता है कि राजस्थान में ईश्वर का नाम लेना मुश्किल हो गया है? क्या अब इस तरीके की स्थितियां राजस्थान में बना दी गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए, आलोक जी हमारे बड़े भाई है, मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, कई बार साथ में डिबेट में बैठते हैं। मैं आपसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो वो कहने लगते हैं सनातन धर्म खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, भगवान खतरे में है। मैं सीधा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब कर्नाटक के चुनाव थे तो ये बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो भगवान भी समझ गए कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है वहीं पे ये भगवान का नाम लेते हैं। कर्नाटक में जय बजरंगबली, और जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव शुरू होता है तो जय श्री राम। तब भगवान भी इनके साथ नहीं, इसीलिए इसका चुनाव कर्नाटक के क्योंकि भगवान आस्था के विषय हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। अब भगवान आपने कहा कि 40% समय की कमी है, समय की कमी है हमारे पास। सुशील जी क्लोजिंग कमेंट। सुशील जी क्लोजिंग कमेंट। अगर पूरी प्रदेश में 40% कमीशन चल रहा था
तो कम से कम 4 आदमी की आलोक जी बात आ गई आपकी, समय की कमी है। सुशील जी क्लोजिंग कमेंट। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इस पर जो सवाल प्रधानमंत्री ने खड़े किए, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कहा है तो हम उसके साथ स्टैंड बाई करेंगे। जी आलोक जी, सुशील जी क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, और आज ये मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने एक नया दौर चला दिया है, जहाँ जाएंगे कहेंगे कि बीजेपी सुशील जी 50%। आलोक जी आपकी बात आ गई, आलोक जी बात आ गई आपकी, समय की कमी है। अगर सरकार में आएंगे तो एक आदमी नहीं पहुंच पाएंगे। मुन्ना खान जी, साल पुराना जिसपे सभी की आस्था बस तो राम का नाम तो लेते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे लोग नहीं आदमी को मार दिया, WHO की रिपोर्ट बताने लगे। व्हाट इज दिस हैपनिंग? 10 सेकंड नवेदन में जवाब। आलोक जी आपकी बात आ गई है। आलोक जी मुझे चर्चा वाइंड अप करनी है, सुशील जी को बोलने दीजिए। कहिए अपना गलत स्टेटमेंट विड्रॉ करें। सुशील जी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है वो जो उदयपुर में कैमरे पर कन्हैया लाल की हत्या की है एक धर्म विशेष के लोगों ने, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, कैमरे पर लाइव करते हैं ये लोग, और उसके बाद कांग्रेस के किसी नेता ने, और खासकर जो रूलिंग पार्टी है वहां पर, सीएम गहलोत ने उसकी निंदा तक नहीं की। तो आप देखिए कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह के कुकृत्यों को बढ़ावा देगा तो आम आदमी के लिए भगवान का नाम लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्योंकि उससे पहले भी और उसके बाद भी इस तरह की हत्याएं हुई हैं, जो कि शायद सनातनियों को डराने के लिए, भगवान का नाम लेने से रोकने के लिए उसका एक उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य धर्म विशेष का प्रसार करना और कट्टरवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि कट्टरवाद पूरी दुनिया में कहीं भी फायदा नहीं करता है, किसी के भी हित में नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो क्लोजिंग कमेंट में देना चाहूंगा, अब राहुल गांधी जी भी ओबीसी, एससी, एसटी, जातिगत जनगणना इसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्रीय पार्टी का नेता राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय सिटीजन की बात नहीं कर, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप भारतीयों को हम विकास करेंगे, हम भारतवासियों का विकास करेंगे, भारत के नागरिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जातियों में देश को बांटने पर तुले हुए हैं, उससे पहले धर्म और मजहब विशेष में बांटने पर तुले थे, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि तुष्टीकरण की नीति ये लोग अपना रहे हैं। तो ये देश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है, हमें देश को आगे रखना है। ठीक है सुशील, देश का हर नागरिक समान रूप से देश के बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो दरअसल राजस्थान में एक परंपरा है हर 5 साल में सरकार बदल देने की। कांग्रेस इस परंपरा को तोड़ना चाहती है और बीजेपी मुतमईन है कि इस बार भी ये परंपरा जारी रहेगी। क्या होगा 3 दिसंबर को हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।